हेलो गाइस, आपके अपने एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। ये जो चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक किरण, इसका जो पार्ट 1 था उसमें हमने एक पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन किया था, यानी एक फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया था। उसमें बताया था नर भाग कौन सा होता है और मादा भाग कौन सा होता है। ठीक है दोस्तों, जो आवश्यक चक्र थे जायांग और पुमंग, इन दोनों के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम पुमंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। पुमंग एंड्रोसियम। पुमंग के बारे में पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जब बहुत सारे जो पुंकेसर होते हैं उनको एक साथ यानी सम्मिलित रूप से पुमंग कहा जाता है। और जब एक स्टेमन यानी एक जो पुमंग का एंथर और फिलामेंट वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं पुंकेसर। यानी कि अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें ये परागकोश यानी कि एंथर और ये है फिलामेंट यानी कि पुतंत्र और इसे बोलते हैं पुंकेसर। आप सभी को पता है ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, पुष्प वाले जो पौधे होते हैं, उनका ये मेल पार्ट है यानी कि नर भाग है। अब बात करेंगे हम कि इस परागकोश के अंदर पराग कण का निर्माण किस प्रकार होता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर इसको हम यहाँ से ट्रांसफर सेक्शन अगर इसको हम काटें तो किस प्रकार से स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, आइए इसको हम देखते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे ये जो परागकोश है, ये परागकोश का ये ट्रांसफर सेक्शन हमने काटा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर परागकोश में दो पालियां होती है, एक पाली ये और दूसरी पाली ये। और प्रत्येक पाली में दो भाग होते हैं, दो पालियां होती है जिन्हें प्रकोष्ठ कहा जाता है। यानी अगर हम समझें तो एक पाली ये है और दूसरी पाली ये, और इन पालियों को और प्रत्येक पाली में एक पाली में दो प्रकोष्ठ होते हैं, यानी दोनों पालियों को अगर मिला लिया जाए तो कितने प्रकोष्ठ हुए, 4 प्रकोष्ठ हुए। कितने प्रकोष्ठ, 4। और चारों प्रकोष्ठ को, ये जो एक प्रकोष्ठ है इसको बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी। इस प्रकार से अगर देखा जाए इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम यानी अगर देखा जाए तो एक एंथर में यानी एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। आइए हम बात करते हैं इस लघु बीजाणुधानी में कौन कौन संरचना होती हैं और इनके अंदर परागकण का निर्माण होता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्हीं लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी इसको अथवा कह सकते हैं परागकण। पॉलन ग्रेन्स का निर्माण कहाँ होता है, लघु बीजाणुधानी के अंदर होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि किस प्रकार परागकण का निर्माण लघु बीजाणुधानी के अंदर होता है। ये एक जो स्ट्रक्चर है, ये एक लघु बीजाणुधानी, इसका हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, बड़ा करके थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार इसके अंदर निर्माण होता है इसका। ये एक पार्ट है, ये यहाँ पे क्या है, बीजाणुधानी है यानी लघु बीजाणुधानी। ठीक है दोस्तों, अब ये किस प्रकार निर्माण होता है इसके अंदर पराग कणों का, ये हम समझेंगे इसमें। तो प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर बहुत सारे सेल्स का निर्माण होता है, जिनमें एक सेल होता है जिसे बोलते हैं अधो स्तरीय सेल।
अधोस्तरीय कोशिका। इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि ये अच्छे समझ में आए। इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। अधोस्तरीय सेल जिसे बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल अपनी साइज में वृद्धि करके यानी अपने आकार में बढ़ती है और बढ़ने के बाद एक कोशिका का उसका नाम होता है प्रपूषु कोशिका। इसे बोलते हैं इंग्लिश में आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल में एक विभाजन होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन आपको पता है, एक से दो कोशिकाएं बनती है, यानी एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं। उनमें जो गुणसूत्र की मात्रा होती है द्विगुणित ही होती है, समान ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो कोशिकाओं का निर्माण करती है जिसे बोलते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राइमरी पैराइटल सेल। और दूसरी जो कोशिका बनती है वो बनती है प्राथमिक लघु पुंधानी जनन कोशिका। पुंधानी जनन कोशिका से बोलते हैं प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजिनस सेल। यहां पे समझिए, प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं, उनमें से एक कोशिका होती है अधोस्तरीय कोशिका, जिसे बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल ये अपने साइज में आकार में वृद्धि करके आर्कीस्पोरियल सेल यानी प्रपूषु कोशिका बनाती है। और प्रपूषु कोशिका में समसूत्री कोशिका विभाजन के बाद दो कोशिकाएं बनती हैं जिसे बोलते हैं प्राइमरी भित्तीय कोशिका, और दूसरी कोशिका बनती है प्राइमरी लघु पुंधानी जनन कोशिका यानी कि प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। अब यहाँ पर समझ में एक चीज ये समझना है कि जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है ये बार बार समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा बहुत सारी कोशिकाएं बना देती है, बहुत सारी कोशिकाएं बना लेती है। यानी कि अगर हम बात करें तो जो प्राइमरी पैराइटल सेल होती है, प्राइमरी पैराइटल सेल इस लघु बीजाणुधानी के अंदर तीन स्तरों में बढ़ जाती है। एक बाह्य स्तर जो सबसे बाहर की ओर होती है, दूसरी बनती है मध्य स्तर जो बीच में होती है, और तीसरी बनती है अंतः स्तर या इसे बोलते हैं टेपिटम। टेपिटम कहेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, टेपिटम। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टेपिटम का क्या कार्य होता है, लघु बीजाणुधानी में टेपिटम का क्या कार्य होता है, तो टेपिटम का कार्य यहाँ पे समझना आपको बहुत जरूरी है। टेपिटम का कार्य होता है जो विकसित हो रहे परागकण होते हैं उनके लिए ये पोषण का काम करता है। उसी तरीके से जो मध्य स्तर की कोशिकाएं होती हैं बेसिकली ये तीन लेयर की बनी होती है, जो मध्य स्तर होती है तीन लेयर की बनी होती है। अर्थात यहाँ पे जो प्राइमरी भित्तीय कोशिका है ये बार बार कोशिका विभाजन के द्वारा बहुत सारी कोशिकाएं बना लेता है, और बहुत सारी कोशिकाएं बनाने के बाद ये तीन स्तर में बढ़ जाता है। जो सबसे बाहरी होती है ये एक सेल जो बन रही है ये लेयर, ये होती है बाह्य स्तर। बाह्य स्तर परागकणों की सुरक्षा करती है, इसका काम ये होता है। और दूसरा जो मध्य स्तर होता है ये तीन स्तर का बना होता है। तीन स्तर का बना होता है ये। इसको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये बाह्य स्तर और ये जो तीन लेयर हैं ये मध्य स्तर है। मध्य स्तर भी विकसित हो रहे परागकण के लिए जो है पोषण का काम करता है। और सबसे अंदर जो लेयर बनती है वो बनती है टेपिटम की लेयर।
थोड़ा इसकी सेल्स जो होती हैं वो बड़ी होती हैं। ये स्तर होती है, ये थोड़ा इनमें सेल्स बड़ी होती हैं, और ये टैपेटम लेयर होती है। कौन सी लेयर? टैपेटम। टैपेटम का जो कार्य होता है ये हम आपको बता चुके हैं। जो विकसित हो रहे परागकण होते हैं उनके लिए जो है पोषण का कार्य करता है। अब दूसरा सेल बचता है जो है प्राथमिक लघु पुंधानी जनन कोशिका, यानी प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। अब यहां पर क्या होगा, पहले इसमें माइटोसिस यानी समसूत्री कोशिका विभाजन होगा जो सेंटर में होगा। ये जो कोशिका है ये वाली सेल, ये सेल कौन सी है? प्राइमरी यानी प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। इसमें पहले होगा समसूत्री कोशिका विभाजन, यानी ये एक सेल है, इस सेल में पहले होगा समसूत्री कोशिका विभाजन, जिसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो सेम होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन के बाद दो कोशिकाएं बनती हैं, इनमें बहुत सारे समसूत्री कोशिका विभाजन होंगे इस तरीके से, ये 4। और ये जो सेल बनेंगी, ये जो सेल बन रही हैं इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका। लघु बीजाणु मातृ कोशिका यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, इसमें होगा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। क्या होगा? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में आप लोग जानते हैं कि एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं और इनमें जो गुणसूत्र होते हैं वो अगुणित हो जाते हैं, यानी क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बाद 4 निर्माण करते हैं इस तरीके से। ये जो लघु बीजाणु बने हैं, यानी लघु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा जो निर्माण हो रहे हैं कोशिकाएं, उनको बोलते हैं लघु बीजाणु, यानी कि परागकण। इनको हम परागकण भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस प्रोसेस को बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन, यानी कि ओवरऑल अगर हम समझे जिससे बोलते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, जहां पर लघु बीजाणु जनन का निर्माण हो रहा है। यानी कि लघु बीजाणु धानी के अंदर, इसको ध्यान समझिएगा, ये परिभाषा है। लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होना क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ये कहां पे प्रोसेस होती है? लघु बीजाणु जनन के, लघु बीजाणु के अंदर होती है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो बने हुए हैं इनको बोलते हैं परागकण। तो आपने देखा ये एंथर है, ये पुंकेसर है, ये इसमें 2 भाग होते हैं, एक परागकोश होता है, एक पुतंत्र होता है, यानी एंथर होता है, फिलामेंट होता है। प्रत्येक एंथर में 2 पाली होती हैं और प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। इस प्रकार से एक एंथर में यानी एक परागकोश में 4 प्रकोष्ठ होते हैं और प्रत्येक जो प्रकोष्ठ होता है ये लघु बीजाणु की तरीके से, लघु बीजाणु धानी की तरीके से काम करता है। अब लघु बीजाणु धानी के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उनमें से एक कोशिका अधोस्तरी कोशिका होती है, वो अपने साइज में बड़ी होती है, तो प्रपोषी कोशिका बनाती है, यानी कि आर्किस्पोरियल सेल बनाती है। आर्किस्पोरियल सेल समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा 2 कोशिका बनाती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका बनाती है। ठीक है दोस्तों, अब जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है ये बहुत सारे समसूत्री कोशिका विभाजन की तरह बहुत सारे सेल्स बना लेती है, बहुत सारी कोशिकाएं बना लेती है, और ये कोशिकाएं 3 स्तर में बढ़ जाती हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टैपेटम। ये तीनों को यहाँ पे हम काम ही बता चुके हैं। टैपेटम का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, कई बार पूछा जा चुका है कि टैपेटम का कार्य क्या होता है। टैपेटम का कार्य होता है विकसित हो रहे जो परागकण है उनके लिए पोषण का कार्य करता है। उसी तरीके से मध्य स्तर की भी कोशिकाएं वही काम करती हैं और इस प्रकार से परागकण का निर्माण होता है। यानी कि जब ये प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल समसूत्री कोशिका विभाजन 2 कोशिकाएं बनाएंगी और दोनों कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से परागकण का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे परागकण की संरचना, और इस जो ये लघु बीजाणु धानी से लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा है उसे बोलते हैं लघु बीजाणु जनन, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम बात करेंगे कि परागकण की संरचना किस प्रकार होती है। जब
ये जो एंथर है यानी परागकोश है, ये जब ये फटता है, जब ये फटता है तो यहाँ से जो परागकण बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने से पहले कुछ परागकण में कुछ चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को हम पहले जानते हैं। कुछ परिवर्तन होते हैं परागकण में, पहले हम उनको जानते हैं। ठीक है, ये परागकण। और परागकण के जो दो लेयर से बनी होती है, ये अंदर वाली लेयर है। जो बाहर की लेयर होती है उसमें कुछ जनन छिद्र होते हैं। इस तरीके से कुछ जनन छिद्र होते हैं, इन्हें बोलते हैं जनन छिद्र। इसे बोलते हैं बाह्य चोल, एक्साइन। और जो अंदर वाली लेयर होती है उसे बोलते हैं अंतःचोल, इंटाइन। और जो इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है यानी एक केंद्रक होता है। जो बाह्य चोल होता है ये स्पोरो पोलेनिन का बना होता है। बाह्य चोल जो स्तर होता है ये एक पदार्थ से बना होता है, जो इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा पाई जाती है। और ये जो है रासायनिक पदार्थ का बना होता है जिसे बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। ये एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका जैविक अपघटन नहीं होता है, यानी ये लाखों साल अगर इसको पड़ा रहने दिया कहीं पर भी तो ये एक्सपायर नहीं होता, खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता है, ये जिंदा रह सकता है, पड़ा रहेगा कहीं पर भी लाखों साल। और जो अंतःचोल होता है ये पेप्टो सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? पेप्टो सेलुलोज का बना होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब परागकोश से निकलने से पहले परागकण के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस पहले विभाजित होता है और एक से दो न्यूक्लियस बनाता है। एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है, एक छोटा न्यूक्लियस बनाता है। छोटे वाले को बोलते हैं जनन केंद्रक। क्या बोलते हैं? जनन केंद्रक। जनन केंद्रक यानी कि जर्म न्यूक्लियस। और जो बड़ा वाला होता है इसे बोलते हैं वर्धी केंद्रक, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। आपने देखा ये जो स्ट्रक्चर है ये परागकण का स्ट्रक्चर है। परागकण में बाहर की जो लेयर होती है उसे बोलते हैं बाह्यचोल। बाह्यचोल स्पोरोपोलेनिन का बना होता है जिसका जैविक अपघटन असंभव होता है, ये लाखों साल जिंदा रह सकता है। उसके बाद जो दूसरी लेयर होती है उसे बोलते हैं अंतःचोल, इंटाइन जिसे बोलते हैं, और इंटाइन पेप्टोसेलुलोज का बना होता है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र यानी कि जर्म पोर कहा जाता है। और यहीं से ही पॉलन ट्यूब यानी कि जनन उसका निर्माण होता है, पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है। और इसमें जो एंथर से निकलने से पहले ही इन जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में विभाजन होता है। दो प्रकार के न्यूक्लियस बनाते हैं, एक छोटा एक बड़ा। बड़े वाले को वर्धी केंद्रक बोलते हैं, छोटे वाले को जनन केंद्रक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो परागकण है ये परागकण एंथर से बाहर निकलेगा और एंथर से बाहर निकलने के बाद कहाँ आएगा, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये परागकोश से निकलने के बाद ये स्टिग्मा बनाता है। कहाँ पे आता है? स्टिग्मा पे आता है। आपको पता है इधर पेटल्स हैं और ये है वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है ओवरी। जब ये परागकण इस पर आता है यानी कि स्टिग्मा पर यानी वर्तिकाग्र पर आता है तब इस क्रिया को बोलते हैं परागण क्रिया। और यहां आने के बाद ये अंकुरित होता है और अंकुरित होने के बाद
अंकुरित जब ये हो जाता है तब ये पॉलन ट्यूब के माध्यम से एंट्री करता है कहाँ पर, बीजांड के अंदर। ये है बीजांड, ये ओवरी है और ये बीजांड है यानी कि ओव्यूल। ये पॉलन ट्यूब बनने के बाद कहाँ आता है, इसके अंदर आता है, बीजांड के अंदर। और ये जो न्यूक्लियस है जिसे जनन केंद्रक बोलते हैं, ये एक कोशिका, समसूत्री कोशिका विभाजन के बाद समसूत्री कोशिका विभाजन इसमें होता है और इसमें 2 कोशिकाएं बनती हैं। और कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं, 2 कोशिकाएं और बन जाती हैं, यानी कि टोटल 3 न्यूक्लियस इसमें परागकण में बन जाते हैं। जब 3 न्यूक्लियस में बन जाते हैं, जब यहाँ पे आता है पराग नलिका बनाने के माध्यम से, तो इसमें 3 न्यूक्लियस होते हैं और 3 न्यूक्लियस बीजांड में उपस्थित जो अंड कोशिका है, एक जो ये बिहेव करते हैं नर युग्मक की तरीके से, इसमें 2 नर युग्मक हो जाते हैं। और हम आपको पहले चैप्टर बता चुके हैं कि जो पुष्प वाले पौधे होते हैं उनमें जो दोहरा निषेचन होता है, इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ये दोनों नर युग्मक की तरह बिहेव करते हैं और एक अंड कोशिका के साथ और एक द्वितीय कोशिका के साथ ये निषेधित करते हैं और निषेधित होने के बाद ये भ्रूण का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से लैंगिक जनन संभव होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जायांग यानी कि मादा युग्मक, फीमेल गैमीट का निर्माण किस प्रकार होता है। आज हमने आपको बताया किस प्रकार से नर युग्मक यानी कि परागकण का निर्माण होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है और किस प्रकार से बीजांड के अंदर आते हैं। अगले वीडियो में जायांग के बारे में बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों। ये देखिए, ये जो जायांग भाग है यानी कि मादा पार्ट होता है फूल का, और ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और यहाँ पे आएंगे तो ये ओवरी है, ठीक है। और ये जो नर भाग है, ये देखिए यहाँ बहुत सारे हैं, ये गुड़हल का पुष्प है, और ये जो पीले कलर के, येलो कलर के दिख रहे हैं, ये एंथर हैं। और इससे जो पतली पतली धागे जैसी संरचना दिख रही है आपको, ये आपका फिलामेंट है, ये फिलामेंट है और ये एंथर है। जब ये एंथर के अंदर परागकण का निर्माण जब हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो फटता है, और फटने के बाद किस तरीके से जायांग पे यानी स्त्री के असर पे के वर्तिकाग्र भाग पे यानी स्टिग्मा भाग पे किस प्रकार आता है, आइए इसको हम समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये स्टिग्मा है इसका, और ये स्टाइल है, और ये है ओवरी। जब परागकण परिपक्व हो जाते हैं तो स्टिग्मा पर आते हैं, और स्टिग्मा के आने के बाद इतनी लंबी इनको पराग नलिका यानी पॉलन ट्यूब बनानी पड़ती है। पॉलन ट्यूब जब बनाते हैं तो यहाँ पर ये है ओवरी यानी कि अंडाशय, और अंडाशय के अंदर क्या है, बीजांड है, जहाँ पर एग सेल का निर्माण हुआ है। और एग सेल के अंदर ये परागकण आने के बाद मेल गैमेट यानी नर युग्मक आने के बाद मादा युग्मक से संयोग करता है, और यहाँ पर जो है बीज का निर्माण यानी भ्रूण का निर्माण होता है, और धीरे धीरे करके ये जो है फिर गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ जो फ्लावर का टिप होता है वहाँ पर जो है सीड का निर्माण यानी बीज का निर्माण इस प्रकार हो जाता है। ठीक है दोस्तों।